नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। आप फिर से जुड़े हुए हैं मेरे साथ GS सेकंड पेपर के आंसर राइटिंग बैच के साथ। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो प्रश्न हैं वो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से हैं। IR से संबंधित, IR से रिलेटेड सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। कुल 15 सवाल इस खंड से आपको मेरे साथ करना है और आज की क्लास और कल की क्लास मिला के आपको ये 15 सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए समय बिना गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा का विश्लेषण करना है और वैश्विक बहुध्रुवी व्यवस्था में यह भारत के हितों को कैसे प्रभावित करती है ये आपको बताना है। मतलब आपको यहाँ पर जो रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा है सबसे पहले इस पे चर्चा करनी है और फिर बताना है कि जो वर्तमान में मल्टीपोलर जो वर्ल्ड व्यवस्था है, जो विश्व व्यवस्था है, उसमें भारत के हितों को ये कैसे प्रभावित करता है, ये कैसे भारत के हितों के पक्ष में है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रणनीतिक स्वायत्तता जो है उसके संबंध में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। तो हमने परिचय वाले भाग में रणनीतिक स्वायत्तता भारत की विदेश नीति का आधार है जो स्वतंत्र निर्णय लेने को प्राथमिकता देता है। अर्थात स्वायत्तता, रणनीतिक स्वायत्तता क्या होती है, इसका मतलब है कि हम स्वतंत्र रूप से अपने सारे जो निर्णय है वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो उसको ले सकें। हमारी स्वतंत्रता हर क्षण बनी रहे अपने डिसीजन मेकिंग में, विशेषकर विदेशी संबंध के डिसीजन मेकिंग में, तो उसको ही हम रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। और ध्यान रखिए, जब हम स्वतंत्र हुए थे तो स्वतंत्र होने के साथ ही तब के विदेश नीति के रणनीतिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सबसे पहले जिस बात को ध्यान में रखा वो रणनीतिक स्वायत्तता ही थी। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए थे, आजाद हुए थे, उस टाइम पे पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी, साम्यवादी गुट, पूंजीवादी गुट। और आपके पास एक ही ऑप्शन होता था कि जो भी 9 स्वतंत्र देश हैं वो या तो पूंजीवादी गुट या साम्यवादी गुट में जुड़ते थे। और जैसे ही आप किसी गुट का हिस्सा होते हैं, आपकी जो रणनीतिक स्वायत्तता है, आपका जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वो पूरी तरीके से परतंत्रता में आ जाती है, दबाव में आ जाती है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तात्कालिक समय के ना तो साम्यवादी गुट ना तो पूंजीवादी गुट में जाने का निर्णय लिया, बल्कि उन्होंने इनसे स्वतंत्र रहकर गुट निरपेक्षता की रणनीति अपनाई, जो कि वास्तविक अर्थों में रणनीतिक स्वायत्तता का ही दृष्टिकोण था। अब अगर हम बहुध्रुवीय विश्व की बात करें तो यह भारत के हितों को मजबूत और जटिल बनाती है। दोनों ही चीजों करती है, दोनों ही चीजें हमें यहाँ देखने को मिलती। मुख्य भाग पे आते हैं। देखिए, रणनीतिक स्वायत्तता भारत को वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है। चूंकि हमने रणनीतिक स्वायत्तता क्या है ये पहले ही बता दिया इंट्रोडक्शन में। अब सीधे हम मूल पार्ट पे आते हैं, मुख्य भाग पे आते हैं। और रणनीतिक स्वायत्तता भारत को वैश्विक शक्तियों में संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाती है, जिससे कि हम किसी एक गुट के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता से बचते हैं, या हम एक पक्षीय होने से बचते हैं, या हम किसी वैश्विक घटना पर किसी तरीके से बायसनेस से बचते हैं, या किसी तरीके से गलत लोगों के साथ जाने से बचते हैं। ये नीति भारत को अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के साथ संबंधों को बचाने में लचीलापन प्रदान करती। अगर हम गुटों के साथ होते, रणनीतिक स्वायत्तता नहीं होती, तो हम रूस के साथ होते तो अमेरिका के साथ नहीं होते, और अमेरिका के साथ होते तो रूस और चीन के साथ नहीं होते। लेकिन आज हमारे जो संबंध है वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो, सभी के साथ पर्याप्त स्तर पर है। जैसा कि भारत रूस संबंधों को बनाए रखते हुए क्वाड में भागीदार को हम स्पष्ट कर सकते हैं। आज हम क्वाड के साथ जुड़े हुए हैं, क्वाड की भागीदारी हम अपना रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं एक तरफ हम अमेरिका के साथ क्वाड में हैं, तो दूसरी तरफ हम रूस के साथ एक अच्छे मैत्रीपूर्ण संधि के साथ भी खड़े हैं। तो ये जो बैलेंस बनाना है कि हम दो विरोधी लोगों के साथ भी एकजुट होकर एक जैसा संबंध स्थापित कर पा रहे हैं, इसके पीछे रणनीतिक स्वायत्तता ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बहुध्रुवीय विश्व में भारत की इस स्वायत्तता का उपयोग वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भी करता है। क्योंकि हम किसी गुट के हिस्से, रूस हो या अमेरिका हो, किसी के नहीं है,
बल्कि हम खुद रणनीतिक स्वायत्ता और गुट निरपेक्षता की बात करते हैं, तो दक्षिण को नेतृत्व प्रदान करना हमारे लिए जो संभव हो पा रहा है वो भी इसी रणनीतिक स्वायत्ता के कारण हो रहा है, और विशेषकर ब्रिक्स और G20 जैसे माध्यमों से हम ये कर पा रहे हैं और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण भारत के लिए चुनौती भी लाएगा। जैसे जैसे रूस यूक्रेन संकट में तटस्थता बनाए रखने की बड़ी जटिलता थी, क्योंकि रूस ने कहीं न कहीं अपनी जो आक्रामकता है वो दिखाकर कहीं न कहीं यूक्रेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आक्रांता के रूप में रूस है, और ऐसी स्थिति में हम यूक्रेन की तरफ से इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि रूस के साथ हमारा गहरा और बड़ा ही आर्थिक निर्भरता जैसा एक बड़ा संबंध है। तो यहां पर अपने को दुनिया के सामने तटस्थ दिखाए रखना एक बड़ी समस्या हमारे सामने, एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आ गई थी। रणनीतिक स्वायत्ता भारत को व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करती है। हम जरूरी नहीं है कि हम अपनी प्रौद्योगिकी के लिए रूस पर निर्भर हैं। हम प्रौद्योगिकी रूस से भी खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, फ्रांस से भी खरीद रहे हैं और इजराइल से भी खरीद रहे हैं। आपस में इनकी भली न जमती हो, लेकिन हमारी रणनीतिक स्वायत्ता के कारण हमें जो बेहतर है हम वो ले पा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए मजबूत आर्थिक और सैन्य क्षमता आवश्यकता है। ये तभी रणनीतिक स्वायत्ता बनी रहेगी जब आप भारत हो, जब आप चीन हो, जब आप फ्रांस हो, जब आप जर्मनी हो। हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या ऐसे छोटे छोटे देश, इनके लिए रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना बहुत टेढ़ी खीर, बहुत जटिल और बहुत कठिन काम है। वैश्विक शासन में सुधार, जैसे यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग, इस नीति का हिस्सा है। ऐसा हम तभी कर पा रहे हैं और ऐसा हम सभी स्थायी सीटों वाले लोगों के साथ अपने प्रति समर्थन भी मांग पा रहे हैं, क्योंकि हम रणनीतिक स्वायत्ता के को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय तनाव जो है, विशेषकर चीन के साथ आर्थिक निर्भरता इस स्वायत्ता को थोड़ी सीमित कर देती है। फिर भी रणनीतिक स्वायत्ता भारत के वैश्विक हिस्सों को सशक्त करती है। क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। इस निष्कर्ष के साथ ये उत्तर आप खत्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक समझ लगातार डेवलप हो रही है कि हमें बहुत गहराई तक सोचने, समझने और लिखने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन व्यवस्थाओं को कितना बढ़िया से क्रमबद्ध रूप से हम मल्टीपल पक्षों को खोलते हुए अपने उत्तर तक क्वेश्चन की सवाल के, प्रश्न के डिमांड को समझते हुए पूरा कर दें, बस इतना ही आपसे अपेक्षा है। इसलिए आप लोग जो है उत्तर लिखने में अब बहुत दिक्कत आपको नहीं आएगी, ऐसा हम लोग महसूस कर सकते हैं। अगले सवाल पे जाते हैं जो हिंद प्रशांत से जुड़ा हुआ है। इस सवाल पे जाने से पहले आपको सूचना दे देनी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सूचना यह है कि जीएस फाउंडेशन P2I बैच, जो कि प्रतिज्ञा बैच के रूप में मॉर्निंग में शुरू हो रहा है 2026 के लिए, जिसकी फीस 28,999 होगी तब जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब। और इस बैच के जो फीचर्स हैं वो आपके लिए एक तरीके से निशुल्क बैच जैसा है। आप इस बैच के साथ जुड़ते हैं तो सबसे पहले की प्रारंभिक परीक्षा के लिए PRP प्रोग्राम है, जिसमें आपको रेजिडेंशियल कोचिंग दी जाएगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा से 2 महीना पहले। उसके लिए कुछ थोड़े बहुत शर्तें हैं, जैसे आप बैच में आते हैं, बैच में आने के साथ जो रेगुलर टेस्ट होते हैं हमारे वीकली टेस्ट, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। आपके इस पार्टिसिपेशन, आपकी इस गंभीरता को देखते हुए स्टडी आई की आपका सिलेक्शन करेगी PRP बैच के लिए, और प्रारंभिक परीक्षा से 2 महीना पहले आपको स्टडी IQ दिल्ली बुलाएगी अपने सेंटर पे, अपने हॉस्टल में आपका रहना खाना होगा और ऑफलाइन मॉडल में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी प्रैक्टिस के साथ आपकी कराई जाएगी, जिससे आप प्रारंभिक परीक्षा पास करें। तो प्रारंभिक परीक्षा पास भी हम करवा रहे हैं और लगे हाथ प्रारंभिक परीक्षा में जितनी भी फीस आपने दी वो सब आपको वापस कर रहे हैं, और लगे हाथ कंटिन्यू रोक ले रहे हैं कि भाई साहब अब मेंस दे ही के जाना, रहना खाना ऑफलाइन में पूरे मेंस की तैयारी स्टडी IQ की जिम्मेदारी है, वो स्टडी IQ कर रहा।
और मेंस अच्छा हो गया, 1-2 महीना आप टहल के आए और जैसे ही आपका परिणाम आया, हम साक्षात्कार के लिए भी आपको पूरा मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। तो आगाज से अंजाम तक की जो प्रतिज्ञा है वो इस बैच के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्टडी आईक्यू के इस मुहिम में शामिल होंगे और अपना हित सुनिश्चित करने के लिए इस बैच के साथ जुड़ेंगे। बैच की जो शुरुआत है, अगर हम इसकी बात करें तो बैच की जो शुरुआत है वो 23 जून से हो रही है। तो आप इस तारीख से पहले अपना जो एडमिशन है वो आपको करा लेना चाहिए, अपने एडमिशन को आपको डन कर लेना चाहिए। अपने एडमिशन को डन करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। दूसरा सूचना भी लगे हाथ ले ही लें, जिससे कि बीच में फिर हमें वापसी न करनी हो आपके इस सूचनाओं पे। राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसका भी बैच अगर आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के आ रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, तो ढूंढना ही होगा। बिना ऑप्शनल के परिणाम तक पहुंचना बड़ा टफ है। सामान्य अध्ययन का नाम ही सामान्य है, लेकिन ये विशिष्ट एप्टीट्यूड को जन्म देता है। इसलिए प्रतिज्ञा बैच ये भी है और ये 14,999 का है और एपी लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ मिलेगा। इसकी शुरुआत 26 अगर आप दे रहे हैं तो ये बिना लिए काम नहीं चलेगा। और 7 जुलाई से नया बैच आ रहा है, तो आपको अपने ऑप्शनल को भी डिसाइड कर लेना चाहिए और इस नए बैच के साथ अभी से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि समयगत रूप से आप अपने तैयारी को मूर्त रूप दे सके, अंजाम तक पहुंचा सके। इसलिए, और मैं पढ़ाता हूं PSIR ऑप्शनल, इसकी कक्षाएं दोपहर में 1 से लेके 4 बजे के बीच में होती हैं। और जो प्रतिज्ञा बैच है मॉर्निंग इवनिंग दोनों है, मॉर्निंग में 8 से 11, इवनिंग में 6 से 9। तो आपको जुड़ना चाहिए। स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाइए या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाइए और वहां पे इस बैच सर्च करिए और एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़िए। चलिए वापसी करते हैं अपने फिर से सवाल पे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक और क्वाड की भूमिका का मूल्यांकन करें। यह क्षेत्रीय स्थिरता और चीन के प्रभाव को कैसे संतुलित करता है, क्या योगदान देता है, उसको बताने का प्रयास करिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। इस सवाल की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति क्षेत्रीय स्थिरता की है, समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है और क्वाड जो है वो इसी रणनीति को महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपनी क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखें, समुद्री सुरक्षा बनाए रखें और इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत क्षेत्र को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखें। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो चीन है, तो चीन को भी संतुलित कर पाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके मुख्य भाग में अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति मुक्त, खुले और समावेशी क्षेत्र की वकालत करती है, जो समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग की रक्षा पर जोर देता है। अगर हम बात करें तो क्वाड जो है इसमें 4 महत्वपूर्ण देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस रणनीति को मजबूत करते हैं। यह गठबंधन संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ जुड़ा है, जैसे मालाबार, और प्रौद्योगिकी साझा करने के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि इसे हम स्पष्टतः सैनिक संगठन नहीं कह सकते, जैसे हम नाटो की बात करते हैं, वार्सा पैक्ट की बात करते हैं, लेकिन फिर भी अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कोई इस तरीके की गतिविधियां अगर चीन के द्वारा किया जाता है तो उसे संयुक्त रूप से रोकने का एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो यहां पर अवश्य देखने को मिलेगा। क्वाड का उद्देश्य चीन की आक्रामक नीतियों, विशेषकर दक्षिण चीन सागर में संतुलित करना है, लेकिन यह सैन्य गठबंधन नहीं है, इस बात को आपको जानना है, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता बनी रहती है। तो क्वाड में जाने के बावजूद भी हमारी रणनीतिक स्वायत्ता हमारे पास है। भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, इसके तहत हम आसियान देशों के साथ संबंध इस रणनीति को पूरक बनाते हैं। हालांकि क्वाड के भीतर जो 3 सदस्य देश हैं वो भिन्न भिन्न हित और भारत की रूस के साथ जो साझेदारी है उसमें जटिलता उत्पन्न करते हैं, क्योंकि जिन 3 देशों की बात हम कर रहे हैं वो 3 देश कहीं न कहीं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संरक्षक हैं और रूस की साम्यवादी जो विचारधारा है वो उनसे टकराती है और हमारे रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध है, इसलिए थोड़ी जटिलता उत्पन्न करती है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो क्वाड जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन जैसे गैर सैन्य क्षेत्रों में भी योगदान देता है। इसके बावजूद भारत की क्षेत्रीय देशों के बीच विश्वास निर्माण
और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी भी हमारे पास जो पूर्व की ओर देखो उसमें विशेषकर जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उनके साथ अभी भी और मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है। तो क्वाड और भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय स्थिरता को ये बढ़ावा देती है, लेकिन समावेशी सहयोग और विश्वास निर्माण के कारण इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है। तो सवाल का एकदम फॉर्मेट सेट है। अगर आपको सवाल थोड़ा समझ में आ रहा है या जो पूछा जा रहा है उसको अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए ये आसान हो जाता है, ये सरल हो जाता है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे मैं ऑप्शनल विषय पढ़ाता हूँ। PSIR के अंतर्गत IR आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे दो तरीके का IR पूछना देखना पड़ता है। एक ट्रेडिशनल IR, परंपरागत और सैद्धांतिक IR, और दूसरा अपडेटेड करंट अफेयर से जुड़ा हुआ समसामयिक IR, है ना, समकालिक IR, कंटेम्पररी IR। तो ये दोनों जोड़ना होता है। और आप GS के सेकंड पेपर में पढ़ रहे हैं जहां पर कंटेम्पररी IR अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चले। भारत अमेरिका रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग की प्रगति पर चर्चा कीजिए। भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग की प्रगति पर चर्चा कीजिए और हाल के समझौते जैसे कॉमकासा या BECA ने भारत की रक्षा क्षमता को कैसे प्रभावित किया है। अब ये जो कॉमकासा जैसे समझौते हैं ये कुछ ऐसे समझौते हैं जो अगर अमेरिका के अहित में दिखे तो अमेरिका प्रतिबंध लगाने जैसी चीजें करता है। और विशेषकर जब हम लोगों ने रूस से अपने एयर सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए जब हमने उनसे टेक्नोलॉजी ली तब अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस पर चर्चा की थी कि हम ऐसा कर सकते हैं। भारत अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग ने रणनीतिक साझेदारी को सशक्त किया और कॉमकासा और BECA जैसे समझौते ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई में पहुंचाया है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पिछले 2 दशकों से अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है। इसमें विशेषकर कॉमकासा और BECA जैसे समझौते ने सुरक्षित संचार, ये 2 महत्वपूर्ण समझौते हैं कॉमकासा और BA, इन्होंने सुरक्षित संचार और भू-स्थानिक खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे भारत की सैन्य तैयारियों में सुधार होगा, है ना। ये समझौते भारत को उन्नत तकनीक जैसे ड्रोन और मिसाइल सिस्टम तक पहुंच प्रदान करते हैं, जो क्षेत्रीय खतरों विशेषकर चीन के साथ सीमा तनाव का सामना करने में महत्वपूर्ण है। यहीं पर अगर हम सैन्य संयुक्त अभ्यास की बात करें, जैसे युद्ध अभ्यास, रक्षा खरीद, जैसे हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिया, तो ये रक्षा क्षमता को मजबूत करते हैं। इसी तरह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ISET है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कदम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया है। हालांकि अमेरिका की सख्त निर्यात नीति और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति इस मामले में थोड़ा सीमित करते हैं, थोड़ा आपस में टकराते हैं। इसके अलावा रूस से भारत की जो रक्षा निर्भरता है, जैसे S-400 हमने खरीदा, तो इसने दोनों देशों के बीच थोड़ा तनाव उत्पन्न किया, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर थोड़ी नरमी बरती और हमारे ऊपर जो प्रतिबंध लगाने वाला एक उसका जो अपना रूल है उसको उसने न्यूट्रल रखा, उसका न्यूट्रल रखा, और वो उसके देश के संविधान में भी है, अमेरिका के देश के संविधान में भी है। तो भारत अमेरिका सहयोग ने रक्षा क्षमता को सशक्त तो किया है, लेकिन स्वायत्तता और विविध साझेदारियों में संतुलन बनाया जाना भी बहुत जरूरी है। एक सवाल आपने ये देख लिया। अगला सवाल है ब्रिक्स से। ब्रिक्स के विस्तार और इसकी वैश्विक आर्थिक क्षमता, आर्थिक शासन में भूमिका का विश्लेषण करें। भारत के लिए इसके अवसर और चुनौतियां क्या हैं। तो ब्रिक्स के विस्तार वैश्विक आर्थिक शासन में इसकी प्रासंगिकता को बढ़ावा देंगे। भारत के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करता है, विशेषकर वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व के संबंध में, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। देखिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने हाल के वर्षों में मिस्र को, इथोपिया को और UAE जैसे देशों को शामिल कर अपने प्रभाव को बढ़ाया है। मतलब ब्रिक्स का प्रभाव थोड़ा ज्यादा व्यापक स्तर पर हुआ है और ये वैश्विक आर्थिक शासन में सशक्तता को दिखाएगा। यह विस्तार वैश्विक आर्थिक शासन में पश्चिमी प्रभुत्व वाली संस्थाएं जैसे IMF है या विश्व बैंक है, इसके विकल्प के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। इसी तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB
और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था जैसे कदम विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे। भारत के लिए जो ब्रिक्स है, इसका वैश्विक दक्षिण के प्रवक्ता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। विशेषकर G20 और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर भारत अपना नेतृत्व दे पाएगा। हालांकि चीन का ब्रिक्स में बढ़ता प्रभुत्व भारत के हितों के लिए चुनौती है, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्रीय प्रभाव को भी कहीं न कहीं कम कर सकता है। रूस यूक्रेन संकट के दौरान ब्रिक्स की एकजुटता को प्रभावित किया। किसने? इस संकट ने, क्योंकि बहुत सारे लोग रूस के अगेंस्ट थे। भारत की नीति रूस के साथ तटस्थता की थी, क्योंकि भारत को तटस्थता बनाए रखनी पड़ती है ऐसा। इसके अलावा अगर नए सदस्यों के परस्पर विरोधी हितों और आर्थिक असमानताओं नीतियों के समन्वय को भी ये कहीं ना कहीं जटिल बनाएगा, और भारत को ब्रिक्स के भीतर अपनी रणनीतिक स्वायत्ता और आर्थिक हितों की को संतुलन करने की आवश्यकता होगी। ये भारत के लिए थोड़ी चुनौती होगी। ब्रिक्स का विस्तार भारत के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है, लेकिन चीन के प्रभुत्व और आंतरिक असमानताओं को संबोधित करके ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। अन्यथा ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। भारत अपना प्रभाव कहीं ना कहीं खोएगा या कम हो सकता है। अगला सवाल है, भारत रूस संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान प्रासंगिकता पर आप चर्चा करिए। यूक्रेन संकट के संदर्भ में भारत की संतुलन नीति का मूल्यांकन भी करिए। तो दो बात है, एक तो हम भारत रूस संबंधों को अच्छे से बता दें, एक दो समझौते बता दें, अपने अच्छे संबंध बता दें, और फिर रूस यूक्रेन संबंध के टाइम पे हमने कैसे चीजों को बैलेंस रखा। तो परिचय देखिए, समसामयिक करंट अफेयर्स है। भारत रूस संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं। रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर ये विशेषकर फोकस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन संकट में भारत की संतुलन की स्थिति इसकी भारत की प्रासंगिकता को और उसके संतुलित बनाए रखने या तटस्थता की भी प्रासंगिकता को दर्शाता है। मुख्य भाग में आते हैं। भारत रूस के बीच संबंध जो है वो शीत युद्ध काल से ही मजबूत रहे हैं, जब सोवियत संघ भारत का प्रमुख और कूटनीतिक साझेदार हुआ करता था तब भी। वर्तमान में भारत रूस सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है, और अभी हाल ही में जब अटैक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और जब पाकिस्तानी क्षेत्रों से जब मिसाइलें फेंकी गई, तब जिसने हमें बचाया, एक भी मिसाइल जमीन पे नहीं गिरने दी, वो यही S-400 है। AK-203 जैसे समझौते शामिल हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस से तेल आयात ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत किया, और विशेषकर यूक्रेन रूस संकट के दौरान तो भारत को ये बड़ा ही लाभकारी हुआ। विशेषकर हमने तेल के जो आयात है उसको रूस से बढ़ाया, अन्य लोगों को छोड़ के, और बहुत क्रेडिट पे तेल मिला हमें। यूक्रेन संकट के दौरान भारत ने तटस्थ रुख अपनाकर रूस के साथ संबंधों को बनाए रखा, जिससे वह अपने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रियायती दाम पर तेल प्राप्त कर सका। यह संतुलन भारत की रणनीतिक स्वायत्ता को दर्शाता है, लेकिन पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के साथ थोड़ी तनाव का कारण भी बना। लेकिन अमेरिका कितनी ही देर नाराज रह सकता है? अमेरिका भी तो छड़े रुष्टा वाला है। उसको 10 रुपए का लॉलीपॉप दो, खुश हो जाता है, फिर 2 रुपए नुकसान हुआ नाराज हो जाता है, फिर 2 रुपए का लॉलीपॉप दो, खुश हो जाता है, चलता रहता है। क्योंकि जब आप प्योरली उपभोक्तावादी हो जाते हैं तब आपके लिए एक ही बात मायने रखती है, वो है रेवेन्यू। और भारत जैसे देश जो खा पी के मस्त रहने वाला है, ये किसी को भी रेवेन्यू दे के मना लेता है। भारत की तटस्थता वैश्विक दक्षिण देशों के बीच उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, लेकिन रूस की आर्थिक कमजोरी और चीन के साथ उसकी निकटता भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। रूस थोड़ा कमजोर हो रहा है आर्थिक रूप में, और चीन के साथ थोड़ी निकटता बढ़ रही रूस की, हमारे लिए चिंता का विषय है। रक्षा निर्भरता को कम करने वैकल्पिक साझेदारियों की तलाश भारत के लिए आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि भारत ने किया नहीं, रक्षा खरीद अमेरिका, इजराइल, फ्रांस जैसे देशों को भारत ने विकल्प के रूप में रख रखा है। भारत रूस संबंध रणनीतिक रूप से प्रासंगिक है। हालांकि यूक्रेन संकट में संतुलन और विविध साझेदारियों से भारत अपने हितों को सुरक्षित रख पाया है। अगले सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNNC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुधारों में भारत की दावेदारी का मूल्यांकन करिए। वैश्विक शासन में भारत की भूमिका को मजबूत करने में क्या बाधाएं हैं? देखिए, यहां से सवाल पूछा गया था कि अगर हमें
यूएनएससी में स्थायी दावेदारी नहीं मिलती है तो हम प्रतिबंधों के साथ जुड़ने के बजाय हम अस्थायी सदस्यता को कंटिन्यू करने पर जोर दें, ऐसा सवाल पूछा गया था। यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी वैश्विक शासन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, लेकिन सुधारों में जो बाधाएं हैं वो अत्यधिक जटिल हैं। बताइए। तो भारत की यूएनएससी में स्थायी सीट की दावेदारी उसकी आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या और वैश्विक शांति में जो उसने योगदान दिया है उस आधार पर है। जो G4 भारत ने बना रखा है उनका भी समर्थन इसी तरीके से है। भारत ने शांति मिशनों में सबसे अधिक सैनिक सहायता प्रदान किया है। G20 जैसे मंचों पर भी भारत ने दक्षिण का नेतृत्व प्रदान किया, वैश्विक दक्षिण को नेतृत्व प्रदान किया है। ऐसे यूएनएससी सुधारों की मांग को G4 देश, जिसमें भारत के साथ जापान, जर्मनी, ब्राजील का भी जो समर्थन है वो भारत को प्राप्त है। हालांकि चीन इसके विरोध में है, जो क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के कारण भारत का विरोध कर रहा है और एक बड़ी बाधा है, क्योंकि चीन यूएनएससी का स्थायी सदस्य भी है। तो जो यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं उनको P5 कहते हैं। तो P5 में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस है। इनके वीटो शक्ति बनाए रखने का जो रवैया है ये सुधारों को थोड़ा जटिल बनाता है। ये शेयर नहीं करना चाहते अपनी वीटो शक्ति। क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता जैसे पाकिस्तान का विरोध और वैश्विक दक्षिण के भीतर जो है एकजुटता की थोड़ी कमी इस स्थिति को थोड़ा कमजोर कर देती है। ये थोड़ा भारत के पक्ष में नहीं आती। इसके अलावा भारत को अपनी आंतरिक चुनौतियों जैसे गरीबी है, सामाजिक असमानता है, इसको भी संबोधित करना होगा, तभी हम वैश्विक नेतृत्व को विश्वसनीयता दे पाएंगे और मजबूत कर पाएंगे। वैकल्पिक मंचों की बात करें तो ब्रिक्स है, एससीओ में सक्रियता भारत की स्थिति को और मजबूत करती है दावेदारी को लेकर। तो यूएनएससी में भारत की दावेदारी वैश्विक शासन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है, लेकिन चीन और P5 का जो विरोध है, जो अनिच्छा है, ये इसे थोड़ा जटिल बना देती है। तो भारत को और ज्यादा ताकत से प्रयास करने की आवश्यकता है, ये बताना है इस सवाल में, इसके आंसर में ये आपको बताना है। ठीक है, इसके आंसर में आपको ये बात जो है बतानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, दक्षिण चीन सागर में भू राजनीतिक तनाव के कारणों और प्रभावों की जांच करें। भारत की एक्ट ईस्ट नीति इस क्षेत्र में उसकी स्थिति को कैसे प्रभावित करती है। हम एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण चीन में भू राजनीतिक तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित तो करती है। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसमें रणनीतिक स्थिति को थोड़ा भारत के रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है। देखिए दक्षिण चीन सागर में तनाव का जो प्रमुख कारण है वो चीन की आक्रामक क्षेत्रीय दावेदारी है। कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना है जो वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ विवाद को बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधन और व्यापारिक मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वैश्विक शक्तियों को अमेरिका की भी भागीदारी बढ़ती है। अब भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है ये इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को मजबूत करती है, विशेषकर आसियान देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध और सहयोग का जो व्यवस्था बनी है वो भारत की भूमिका को इस क्षेत्र में बढ़ाती है। भारत का वियतनाम के साथ जो तेल अन्वेषण और नौसेना अभ्यास की नीति है ये कहीं न कहीं भारत के प्रभाव को इस क्षेत्र में बढ़ाती है। भारत हिंद प्रशांत रणनीति के तहत मुक्त नौवहन की वकालत करता है जो चीन के प्रभाव को संतुलित करता है। हालांकि भारत की सीमित नौसैनिक क्षमता और क्षेत्रीय देशों के साथ गहरे आर्थिक संबंधों की जो कमी है वो इसकी प्रभावशीलता को थोड़ा कम करता है। और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद जो है वो भी रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए थोड़ा विपरीत है। और भारत चूंकि क्वाड के साथ जुड़ गया और आसियान जैसे मंचों के माध्यम से भारत का प्रभाव थोड़ा बढ़ सकता है इस क्षेत्र में, ये है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को मजबूत करती है, लेकिन नौसैनिक क्षमता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की जरूरत है। तो ये 7 ऐसे प्रश्न थे जिसे आप लोगों ने देखा, 7 ऐसे सवाल थे जिसे आप लोगों ने देखा। एक बार मैं फिर आपसे अंततः जाते जाते आपको आमंत्रित करूंगा कि PSIR ऑप्शनल अगर आप ले रहे हैं तो प्रतिज्ञा बैच आपका
7 जुलाई से दोपहर 1 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो आपको इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए, इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप और भी बैच देखना चाहते हैं, जैसे आप जुड़ना चाहते हैं किसी प्रतिज्ञा बैच, जीएस के प्रतिज्ञा बैच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास बैच उपलब्ध है। और उस बैच की शुरुआत आप देख सकते हैं 23 जून से हो रहा है, 23 जून सुबह 8 बजे से। तो इस प्रतिज्ञा बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। ये कक्षा इसी तरीके से चलती रहेगी। अभी तक आप सेकंड पेपर के आंसर राइटिंग बैच के साथ हैं। इसके खत्म होते ही हम फोर्थ पेपर के आंसर राइटिंग बैच के साथ जुड़ेंगे। सेकंड पेपर की जगह हम एथिक्स की बात करेंगे। तो एक कक्षा और लगेगी जिसमें आपका और 8 सवाल हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम आईआर खत्म कर लेंगे और फिर हम एथिक्स पे आएंगे फोर्थ पेपर पे। तो चलिए क्लास को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करिए। जो भी विद्यार्थी इस बार मेंस दे रहे हैं उन तक ये क्लास जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।